नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। पहला सत्र 3 या 4 दिन का होगा, जिसमें 24 और 25 जून को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब चुनाव होगा कि आम सहमति से होगी, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस नए सत्र की जो है शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने एक तरह के विवाद से कर दी है। भर्तृहरि महताब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के कटक से चुनाव जीत कर आए हैं और वो लगातार 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। तब से कांग्रेस पार्टी ने बवाल मचाया हुआ है, तब से बखेड़ा खड़ा किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रही है, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। और यहीं तक नहीं रुकी। उसका कहना था कि उनके जो सांसद हैं के सुरेश, जो केरल से आते हैं, वो सबसे सीनियर हैं क्योंकि 8वीं बार चुने गए। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि भर्तृहरि महताब जो है लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं। के सुरेश बीच में 2 बार 1998 और 2004 में चुनाव हार चुके हैं, तो लगातार 8 बार चुनाव नहीं जीते। एक बात तो कांग्रेस को लगा कि ये पॉइंट शायद जो है हमारा कमज़ोर पड़ रहा है, तो उन्होंने दूसरा मुद्दा चला। उन्होंने कहा कि सुरेश का विरोध बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। अब आप देखिए, इस तरह की बातों में प्रोटेम स्पीकर जो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए होगा, उसके मुद्दे पर इस तरह का विवाद खड़ा करना, और ऐसी स्थिति में जब जो इंडी अलायंस है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसकी सीटों की संख्या बढ़ गई है। आप इस वर्डिक्ट को अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार जो है वो हारे हुए खिसियाए हुए खिलाड़ी का जैसा होता है, उस तरह का है। अब सवाल आप कर रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर हमारा होना चाहिए था और डिप्टी स्पीकर भी जो परंपरा के अनुसार विपक्ष का होता है, विपक्ष को मिलना चाहिए था। तो अगर के सुरेश को इग्नोर किया बीजेपी ने क्योंकि वो दलित थे, और जयराम रमेश ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये भी मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है। तो भाई जयराम रमेश जी से ये सवाल और कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, तो क्या कांग्रेस पार्टी को आदिवासी विरोधी मान लिया जाए? जब अब्दुल कलाम की उम्मीदवारी का दूसरे टर्म की बात कर रहा हूं, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया कि उनको मंजूर नहीं है, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी थी? तो ऐसे मामलों में इस तरह के एंगल खोजना और इस तरह का तर्क लाना, ये दुधारी तलवार की तरह होता है। और कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि उसका सत्ता में रहने का इतिहास बड़ा लंबा है। तो उसने अच्छे काम भी किए हैं और उसने बुरी परंपराएं भी डाली हैं। अब प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर के चुनाव का मामला है, और विपक्ष का रवैया आप देखिए। अभी स्पीकर के चयन की बात भी नहीं शुरू हुई थी कि विपक्ष के कई नेता ये बोलने लगे, कई जो है एनडीए गठबंधन के साथी हमारे संपर्क में हैं। चलिए, ये बात आपने बोली, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर ये भी खुलेआम जो है कहा जाने लगा कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करे तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यानी लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको सबसे बड़ा जनादेश जनता ने दिया है, उसका स्पीकर का उम्मीदवार आपको मंजूर नहीं है, जिसके पास 240 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन 16 लोकसभा सीटों वाली पार्टी का नेता स्पीकर बन जाए, ये आपको मंजूर है। ये आप डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। हालांकि ये बात संजय राउत ने कही, लेकिन उसका समर्थन कई जो है पार्टियों ने जो इंडी गठबंधन में शामिल है उन्होंने किया। कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साधे रखी। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि एनडीए का कोई साथी दल अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करे तो वो समर्थन के लिए तैयार है। तो ये संदेश क्या दे रहे हैं आप संदेश ये दे रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का सत्र आप सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे।
आप संदेश ये दे रहे हैं कि जो जनादेश आया है, हालांकि पूरी तरह से अकेले भाजपा के पक्ष में नहीं आया है, एनडीए के पक्ष में आया है, वो आपको स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है। तो जनता का जो आदेश है कि आप विपक्ष में बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्तारूढ़ होगा, इसको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव होगा जब वर्डिक्ट को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला कदम नहीं कहा जा सकता है। अभी स्पीकर के मुद्दे पर जो है दोनों पक्षों में विवाद होने वाला है। स्पीकर के चयन के लिए याद दिलाने की कोशिश हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1998 में बनी थी तो चंद्रबाबू नायडू की ओर से, उनकी पार्टी टीडीपी की ओर से जीएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तब भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या सिर्फ 182 थी और उसमें गठबंधन में बहुत से साथी दल थे और उन साथियों में चंद्रबाबू नायडू बड़े दल के रूप में और उनकी भूमिका उस गठबंधन को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण थी। और तीसरी बात ये थी कि 98 में वो सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि केवल स्पीकर का पद, अगर वो सरकार में हैं ये दिखाने के लिए केवल स्पीकर का पद उनको चाहिए, उसके अलावा वो कोई मंत्री पद नहीं चाहते। हालांकि 1999 में उनकी पार्टी जो है सरकार में भी शामिल हो गई। उनकी पार्टी की ओर से ये नायडू जो है मंत्री बने थे। लेकिन वो सब बातें इतिहास की हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो अतीत और इतिहास भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कब कब क्या क्या किया है। 1977 में पहली बार विपक्ष के नेता को कैबिनेट रैंक का दर्जा जनता पार्टी की सरकार ने दिया और कांग्रेस पार्टी के नेता को दिया, जब कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी। वरना 1951-52 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने ये दरियादिली कभी नहीं दिखाई कि जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो लोकसभा में, उसको विपक्ष के नेता का पद दे दिया जाए। 1967 में स्वतंत्र पार्टी के 44 लोकसभा उम्मीदवार जीते थे। तब भी कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया था। कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब परंपरा की बात करती है कांग्रेस, तो उसको याद रखना चाहिए कि उसने अपने समय में क्या किया, किस तरह से किया और किस तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ व्यवहार किया। और विपक्ष के नेताओं ने समय पड़ने पर कांग्रेस के साथ कैसा व्यवहार किया। तो सदन चले। अब शायद कांग्रेस को लगता है कि पिछले 2 लोकसभा में उन्होंने सदन नहीं चलने दिया, इसके बावजूद उनकी सीटें बढ़ गई। तो हो सकता है उनको ये जीत का फॉर्मूला लग रहा हो कि अगर सदन न चलने दो तो लोग खुश होते हैं और वोट देते हैं और सीटों की संख्या बढ़ जाती है। तो सदन चलने में कांग्रेस की रुचि अभी कम से कम शुरुआती तौर पर तो दिखाई नहीं दे रही है। मामला आएगा डिप्टी स्पीकर के पद का भी। पिछली लोकसभा में यानी 17वीं लोकसभा में बीजेपी ने किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया था। हालांकि होना यह चाहिए था कि विपक्ष का होता या सत्तारूढ़ दल के किसी सहयोगी दल का होता। ये होता तो भी सवाल उठते। अब मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के या विपक्षी दलों की किसी पार्टी के नेता को डिप्टी स्पीकर बनाएगी और कांग्रेस को फिर परंपरा याद आएगी, संसदीय परंपरा, जनतांत्रिक परंपरा। राजनीति में स्वस्थ परंपराओं का आप पालन करते हैं कि नहीं, आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं या वन पार्टी रूल बनाना चाहते हैं, ये सारे मुद्दे उठेंगे। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को याद नहीं आएगा 1984, जब कांग्रेस पार्टी के नेता थे राजीव गांधी, प्रधानमंत्री थे। उनकी पार्टी को 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। पहले जो है 404 सीटें मिली थी, फिर बाद में जो है 414 हो गई। 414 सीटें जिसकी लोकसभा में हो, उसको तो विपक्ष की संख्या बल से किसी तरह का कोई दूर दूर तक डर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कितनी सशंकित, कितनी भयभीत और विपक्ष से कितनी दूरी बनाकर रखने में
विश्वास करती थी, इसके प्रमाण के तौर पर दो बातें बता रहा हूं आपको। एक, 1984 में सत्ता में आने के बाद ही 1985 में एंटी डिफेक्शन बिल आया, जबकि कांग्रेस पार्टी के टूटने का कोई खतरा नहीं था। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पूरे देश में स्थापित हो चुका था, केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा के बाद 1985 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी की प्रचंड विजय हुई ज़्यादातर राज्यों में। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी डरी हुई थी कि उसके सांसद टूट सकते हैं। क्यों? कांग्रेस में ऐसा क्या था, अंदरूनी क्या चल रहा था जिसकी वजह से राजीव गांधी और उनके सलाहकार डरे हुए थे। कांग्रेस एंटी डिफेक्शन बिल 1967 में भी नहीं लाई, जब उसकी पार्टी की सरकारें कई राज्यों में गिरा दी गई, डिफेक्शन की वजह से गिरी, और जो है संवित सरकारें यानी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकारें गिरती रहीं और कांग्रेस से लोगों का पलायन होता रहा। तब भी कांग्रेस ने, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब भी जो है कांग्रेस एंटी डिफेक्शन बिल लेकर नहीं आई। हालांकि संसद में इसकी बड़ी चर्चा हुई कि ये इस तरह का कानून बनना चाहिए। उस समय वाई चौहान होम मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद में इस पर बहस की शुरुआत भी की थी, लेकिन ये मामला सब बहस तक रह गया, चर्चा तक रह गया। इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि दल बदल विरोधी कानून बनना चाहिए, लेकिन 1985 में बन गया। तो ताकतवर होने के बाद कांग्रेस और ज़्यादा डर जाती है, कमज़ोर होने पर निडर रहती है। ये कांग्रेस का इतिहास बताता है, उसका अतीत बताता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस क्या करती है। लेकिन 1984 के संदर्भ में मैंने कहा दो बातें बताऊंगा, दूसरी बात तो अभी रह गई। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, अपना स्पीकर होने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दल के किसी नेता को नहीं दिया, किसी विपक्षी दल के नेता को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। अपने एकमात्र सहयोगी दल अन्ना द्रमुक के नेता को डिप्टी स्पीकर बनाया। तो कांग्रेस अगर परंपराओं की बात करती है, संसदीय परंपराओं की, जनतांत्रिक परंपराओं की, तो फिर थोड़ी हंसी आती है कि किस तरह की बात कर रहे हैं। अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम देख लीजिए हुजूर, कि आपके पास जब ये मौका था तब आपने क्या किया। तो आने वाले दिनों में, अभी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर ये विवाद फिर से शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों की मांग होगी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बने। प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया के सुरेश को बीजेपी ने? उसका एक ही कारण है, उनका दलित होना नहीं, उनका लगातार 8 बार जीतना नहीं। मेरी नज़र में उसका कारण है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच में विश्वास की खाई। विश्वास नहीं है। कांग्रेस छोटे से छोटा भी मिस्चिफ कर सकती है। प्रोटेम स्पीकर का रोल क्या होता है? वो जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाता है, उसके बाद स्पीकर का चुनाव को कंडक्ट करता है। वो कोई हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है उसके रहते नहीं होती इसके अलावा। लेकिन सत्तारूढ़ दल को ये डर है कि अगर प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस का बना दिया तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो सत्तारूढ़ दल को विपक्ष पर विश्वास नहीं है और विपक्ष को सत्तारूढ़ दल पर तो कभी विश्वास रहा ही नहीं, खासतौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से। तो ये इस 18वीं लोकसभा का सत्र सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच अविश्वास के साथ शुरू हो रहा है। अब ये शुरुआत है, देखिए मध्यांतर और अंत क्या होता है। उसका अंदाज़ा जो है स्पीकर के चुनाव से और फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर पर सरकार के फैसले से होगा, क्योंकि 2019 से 24 के बीच में बीजेपी ने किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया नहीं था। क्या इस बार बनाएगी? बनाएगी तो किसको बनाएगी? मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के किसी पार्टी के नेता को बनाएगी। बनेगा तो उसके सहयोगी दल का कोई नेता ही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।